मेरा नाम सावित्री देवी है। मैं उदयपुर में अपना पुश्तैनी मसालों का कारोबार चलाती हूँ। जिस दिन मैंने अपनी बहू रिया के कमरे में रद्दी की टोकरी में फटे हुए कागज़ देखे, उस दिन मुझे पता चला कि जिसे मैं अपने बुढ़ापे का सहारा समझ रही थी, वो दरअसल मेरी बर्बादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रही थी। एक माँ जब अपनी बेटी को विदा करती है तो रोती है, लेकिन जब एक सास अपनी बहू का स्वागत करती है तो वो मुस्कुराती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका घर अब पूरा हो गया। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस लक्ष्मी को मैं घर ला रही हूँ वो मेरे घर को ही नीलाम करने आई है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको अपने परिवार के बारे में बता देती हूँ। मैं उदयपुर के पुराने शहर में पिछोला झील के पास अपनी हवेली सुखधाम में रहती हूँ। मेरे पति किशनलाल जी ने 40 साल पहले अन्नपूर्णा मसाले की शुरुआत की थी। उनके गुजरने के बाद मैंने और मेरे बेटे आलोक ने इस काम को संभाला। आलोक स्वभाव से बहुत सीधा है, कहूँ तो थोड़ा भोला है। उसे व्यापार की पेचीदगियाँ समझ नहीं आती, वो बस मसालों की खुशबू पहचानता है। 3 साल पहले आलोक की शादी रिया से हुई। रिया दिल्ली की पढ़ी लिखी लड़की थी, एमबीए किया हुआ था। मुझे लगा कि घर में एक पढ़ी लिखी बहू आएगी तो व्यापार को नई दिशा मिलेगी, और शुरू में ऐसा हुआ भी। रिया ने आते ही हमारे मसालों की ऑनलाइन बिक्री शुरू करवा दी। कंप्यूटर पर सब हिसाब किताब रखने लगी। मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा कि अब मैं आराम कर सकती हूँ। मैंने धीरे धीरे घर की और व्यापार की सारी जिम्मेदारियां रिया के हाथों में सौंपनी शुरू कर दी। अब आते हैं उस काली तारीख पर, जो दिवाली से 2 दिन पहले की बात है। तारीख थी 28 अक्टूबर। पूरे उदयपुर में रोशनी की सजावट हो रही थी। हमारे घर में भी साफ सफाई चल रही थी। रिया ब्यूटी पार्लर गई हुई थी। घर की पुरानी नौकरानी काकी रिया के कमरे की सफाई कर रही थी। मैं वहीं पास में कमरे में पुराने बही खाते देख रही थी। तभी काकी मेरे पास आई। उसके हाथ में रद्दी की टोकरी थी। मालकिन, यह देखो, बहू रानी के कमरे में फटे हुए कागज मिले हैं। हरे रंग के हैं, कुछ सरकारी जैसे लगते हैं। फेंक दूं क्या? मेरी नज़र उन टुकड़ों पर पड़ी। वो हरे रंग का स्टाम्प पेपर था। मेरा माथा ठनका। हमारे व्यापार के सारे कानूनी कागजात तो मुनीम जी के पास रहते हैं, फिर यह स्टाम्प पेपर रिया के कमरे में, वो भी रद्दी की टोकरी में फटे हुए क्यों? मैंने काकी से वो टुकड़े ले लिए। तू जा अपना काम कर, मैं देख लूंगी। मैंने अपना चश्मा लगाया और उन टुकड़ों को मेज पर जोड़ने लगी। जैसे जैसे वो पहली सुलझ रही थी, मेरे हाथ कांपने लगे थे। वो कागज एक बैनामा यानी सेल डीड का मसौदा था, और उसमें जो लिखा था वो पढ़कर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसमें अन्नपूर्णा मसाले ब्रांड और हमारी पुश्तैनी हवेली सुखधाम को किसी ग्लोबल स्पाइस नाम की विदेशी कंपनी को बेचने की बात लिखी थी। सौदा 15 करोड़ रुपए में तय हो रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी। सबसे डरावनी बात तो थी जो नीचे लिखी थी। विक्रेता के रूप में मेरा नाम था सावित्री देवी, और नीचे लिखा था मानसिक रूप से अक्षम होने के कारण उनकी ओर से उनकी बहू और पावर ऑफ अटर्नी धारक रिया शर्मा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मानसिक रूप से अक्षम? मैं, जो आज भी 50 किलो मसाले का हिसाब जुबानी याद रखती हूँ। रिया मुझे पागल साबित करके मेरी सारी जायदाद बेचने की फिराक में थी। तभी बाहर कार का हॉर्न बजा। रिया आ गई थी। मैंने जल्दी से वो कागज के टुकड़े अपने साड़ी के पल्लू में छुपाए और अपने कमरे में चली गई। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा अभी बाहर आ जाएगा। उस रात खाने की मेज पर मैंने रिया को गौर से देखा। वो आलोक को खाना परोस रही थी, बड़े प्यार से बातें कर रही थी। आलोक, वो कनाडा वाली पीआर अर्जी का क्या हुआ? हमें जल्द से जल्द वहां बसने की तैयारी करनी चाहिए। यहाँ इस धूल मिट्टी में क्या रखा है? आलोक ने मेरी तरफ डरते हुए देखा। रिया, माँ को छोड़कर कैसे जा सकते हैं, और यह पुश्तैनी काम? रिया ने मेरी तरफ देखकर मीठी मुस्कान दी। अरे मम्मी जी के लिए मैंने सब सोच रखा है। शहर के बाहर वो आनंद आश्रम है ना, बहुत ही लग्जरी है, 5 स्टार होटल जैसा। वहाँ उनकी बहुत अच्छे से देखभाल होगी। यहाँ तो वो अकेली पड़ जाती हैं। मेरी हलक से निवाला नीचे नहीं उतर रहा था। यह लड़की मेरे बेटे को मेरे ही खिलाफ भड़का रही थी और उसे कनाडा के सपने दिखाकर बेवकूफ़ बना रही थी। मुझे समझ आ गया कि मुझे बहुत सावधानी से कदम उठाना होगा। अगर मैंने अभी हंगामा किया तो रिया सतर्क हो जाएगी और हो सकता है कि वो कोई और खतरनाक चाल चले। अगले दिन सुबह मैंने बहाना बनाया कि मुझे घुटनों के दर्द के लिए डॉक्टर के पास जाना है। मैं घर से निकली, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं गई। मैं सीधा हमारे पुराने वकील मेहता जी के दफ्तर गई। मेहता जी मेरे पति के बचपन के दोस्त थे। मैंने उनके सामने वो फटे हुए कागज के टुकड़े रख दिए। मेहता जी ने उन्हें जोड़ा और पढ़ा। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया।
भाभी साहब, यह तो घोर अपराध है। रिया यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि आपको डायमेंशिया यानी भूलने की बीमारी है, और इसके आधार पर वो अदालत से गार्डियनशिप यानी संरक्षक होने का हक मांग रही है। एक बार उसे यह हक मिल गया तो वो आपके दस्तखत के बिना भी सब कुछ बेच सकती है। मेरे आंखों में आंसू आ गए। मेहता भाई, मैंने उसे अपनी बेटी माना था, उसे सब सिखाया, आज वो मुझे ही घर से निकाल रही है। मेहता जी ने गंभीर होकर कहा। भाभी साहब, रोने का वक्त नहीं है। हमें उसे रंगों हाथों पकड़ना होगा। क्या उसने आपसे हाल ही में किसी कागज पर दस्तखत करवाए हैं? मुझे याद आया, हाँ, 3 दिन पहले उसने कहा था कि टैक्स भरने के लिए कुछ पुराने कागजात अपडेट करने हैं। कागज बहुत सारे थे, मैंने बिना पढ़े दस्तखत कर दिया। मेहता जी ने अपना माथा पीट लिया। वही गलती हो गई। उसने शायद उसी बंडल के बीच में पावर ऑफ अटर्नी भी रख दी होगी। अब हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा। दोस्तों, कहानी एक बहुत ही गंभीर मोड़ लेने वाली है। आजकल हमारे समाज में बुजुर्गों के साथ ऐसा धोखा आम होता जा रहा है। अगर आप मानते हैं कि बड़ों का सम्मान ही असली धर्म है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी सच्चाइयाँ सामने लाने की हिम्मत देता है। मेहता जी और मैंने मिलकर एक योजना बनाई। हमें पता चला कि रिया जिस विदेशी कंपनी को हमारा कारोबार बेच रही है, उनके अधिकारी दिवाली के अगले दिन यानी भाई दूज के पर अंतिम करार करने आने वाले हैं। रिया ने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी थी, यह कहकर कि हम दिवाली मिलन मना रहे हैं, लेकिन असल में वो उस दिन हवेली और कारोबार का सौदा पक्का करने वाली थी। मैंने तय किया कि मैं चुप रहूंगी। मैंने घर में ऐसे व्यवहार किया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं जानबूझकर थोड़ी भुलक्कर बनने का नाटक करने लगी। कभी चाबी रखकर भूल जाती, कभी आलोक का नाम गलत बोल देती। रिया यह देखकर बहुत खुश होती। उसे लगा कि उसकी योजना काम कर रही है और मैं सच में सठिया रही हूँ। भाई दूज का दिन आ गया। हवेली को गेंदे के फूलों से सजाया गया था। शाम को मेहमान आने शुरू हो गए। रिया ने बहुत महंगी रेशमी साड़ी पहनी थी। वो बहुत आत्मविश्वास में लग रही थी। थोड़ी देर में 3 कोट पैंट पहने हुए आदमी आए और ग्लोबल स्पाइस कंपनी के लोग थे। रिया उन्हें लेकर बैठक में बैठी। आलोक भी वहीं था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रिया ने मुझे भी बुलाया। मम्मी जी, आइए ना, ये लोग हमारे मसालों को विदेश भेजने में मदद करेंगे। बस एक छोटे से समझौते पर आपकी अंगूठा निशानी चाहिए। अपने दस्तखत तो कर दिए थे, पर सरकारी काम के लिए बुजुर्गों का अंगूठा भी लगता है। उसने मेरे सामने एक स्टाम्प पेपर रखा और पास में इंक पैड स्याही रख दी। आलोक चुपचाप खड़ा था। बेटा आलोक, तू खुश है ना इस समझौते से? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। आलोक ने रिया की तरफ देखा। रिया ने आंखों से इशारा किया। हाँ माँ, बहुत खुश हूँ। इसमें हमारा नाम पूरी दुनिया में होगा। बेचारा आलोक, उसे पता ही नहीं था कि वो अपनी ही बेदखली के वारंट पर खुश हो रहा था। मैं धीरे से उठी। मेरा हाथ कांप रहा था। रिया की आंखों में जीत की चमक थी। वो स्टाम्प पेपर मेरी तरफ बढ़ा रही थी। मैंने अपना अंगूठा स्याही में डुबोया, लेकिन कागज पर लगाने से ही जगह मैंने पास रखे पानी के गिलास को जानबूझकर गिरा दिया। ओह हे भगवान, यह क्या हो गया? मैं चिल्लाई। पानी मेज पर रखे कागजों पर गिर गया। रिया एकदम से भड़क गई। मम्मी जी, आप भी ना, क्या कर दिया आपने? इतनी मुश्किल से कागज तैयार हुए थे, आपको दिखता नहीं है क्या? उसका असली चेहरा पहली बार सबके सामने आ गया। उसकी आवाज में इतनी नफरत थी कि वहां मौजूद मेहमान भी हैरान रह गए। माफ करना बेटा, बुढ़ापा है ना, मैंने लाचारी से कहा। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास इन कागजों की एक और कॉपी है। यह सुनते ही रिया चौंक गई। क्या, आपके पास कॉपी कहाँ से आई? तभी दरवाजे से मेहता जी और पुलिस इंस्पेक्टर राणावत अंदर आए। उनके साथ शहर के 2 प्रतिष्ठित व्यापारी भी थे जो हमारे गवाह थे। रिया का चेहरा पीला पड़ गया। यह सब क्या है? मैं अब तक झुकी हुई थी, लेकिन अब मैं सीधी खड़ी हो गई। मेरी कांपती हुई आवाज अब चट्टान की तरह मजबूत थी। रिया, तुझे क्या लगा कि मैं अनपढ़ हूं? तू बेवकूफ भी हूं? जिस मसाले की खुशबू से मैं असली और नकली हींग का फर्क बता देती हूँ, तो सोचती थी मैं अपनी ही औलाद के भेष में छुपे दुश्मन को नहीं पहचान पाऊंगी। मैंने मेहता जी के हाथ से एक फाइल ली। तो आज यह जो समझौता साइन करवाने वाली थी, मैंने उसकी असली कॉपी निकलवा ली है। इसमें लिखा है कि मैं पागल हूं। इसमें लिखा है कि हवेली बिकने के बाद मुझे अनाथालय भेजा जाएगा। इसमें लिखा है कि 15 करोड़ लेकर तू और आलोक कनाडा भाग जाओगे। आलोक के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हक्का बक्का होकर रिया को देखने लगा। रिया, माँ क्या कह रही है? अनाथालय, हवेली बेचना? तूने तो कहा था कि यह सिर्फ पार्टनरशिप है। रिया अब घबरा गई थी। आलोक, तुम मम्मी जी की बातों में मत आओ, इनका दिमाग खराब हो गया है। देखो, इसलिए तो मैं कह रही थी कि इन्हें इलाज की जरूरत है। चुप रहो, इंस्पेक्टर राणावत ने कड़क कर कहा।
श्रीमती रिया शर्मा, हमारे पास आपके खिलाफ पुख्ता सबूत है। आपने डॉक्टर माथुर को रिश्वत देकर सावित्री देवी जी की झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनवाई। हमने डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है और उसने सब उगल दिया है। कंपनी के लोग यह सुनते ही खड़े हो गए। धोखाधड़ी, हम ऐसी किसी डील का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वो लोग तुरंत वहां से निकल गए। रिया अब रोने का नाटक करने लगी। वो मेरे पैरों में गिर गई। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भटक गई थी, लालच में आ गई थी। मैं आपकी बहू हूँ, आपकी बेटी जैसी हूँ। मैंने अपने पैर पीछे खींच लिए। वो दृश्य देखकर मेरा दिल रो रहा था, लेकिन मेरा दिमाग अब साफ था। नहीं रिया, बेटी तो दूर, तू तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। तूने सिर्फ मेरे धन पर डाका नहीं डाला, तूने मेरे विश्वास की हत्या की है। अगर मैं तुझे माफ कर दूं तो दुनिया की हर उस सास के साथ अन्याय होगा जो अपनी बहू पर भरोसा करती है। इंस्पेक्टर ने रिया को हथकड़ी पहनाई। श्रीमती जी, आप पर धोखाधड़ी, साजिश और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत गंभीर धाराएं लगेंगी। रिया को पुलिस ले गई। सन्नाटा छा गया। आलोक जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह रो रहा था। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था। मैंने अपनी पत्नी के प्यार में अपनी माँ का त्याग नहीं देखा। मैंने आलोक के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, गलती तेरी भी नहीं, तेरी भी है। तूने अपनी रीढ़ की हड्डी किसी और को सौंप दी थी। जो पुरुष अपनी पत्नी और माँ के बीच संतुलन नहीं बना सकता, वो अंत में दोनों को खो देता है। आज तूने अपना घर बचा लिया, लेकिन अपना स्वाभिमान तुझे फिर से कमाना होगा। दोस्तों, कहानी के अंत की ओर बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती। अगर आपको लगता है कि सावित्री देवी ने सही किया तो कमेंट में जय माँ जरूर लिखें। आपके कमेंट्स हमें बताते हैं कि आप सच्चाई के साथ हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उस दिन के बाद हमारी हवेली में बहुत कुछ बदल गया। मैंने आलोक को माफ तो कर दिया, लेकिन व्यापार की बागडोर उसे पूरी तरह नहीं सौंपी। मैंने अपनी भतीजी, जो वकालत पढ़ रही है, उसे भी व्यापार में शामिल किया। रिया को 5 साल की जेल हुई। उसके माता पिता बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन मैंने मुकदमा वापस नहीं लिया, क्योंकि सबक सिखाना जरूरी था। आज मैं 68 साल की हूँ। मेरे घुटने अब भी दुखते हैं, लेकिन मेरी पकड़ अब पहले से ज़्यादा मजबूत है। मुझे एक बात समझ आ गई है, विश्वास कांच की तरह होता है और रिश्ते धागे की तरह। अगर कांच टूट जाए तो चुभता है, और अगर धागा उलझ जाए तो उसे सुलझाना नहीं, काट देना ही बेहतर होता है। मैंने अपनी वसीयत भी बदल दी है। अब मेरी संपत्ति का ट्रस्ट बनेगा, जो न केवल मेरे परिवार की देखभाल करेगा, बल्कि उन बुजुर्गों की मदद करेगा जिन्हें उनके ही बच्चों ने घर से निकाल दिया है। आनंद आश्रम, जहाँ रिया मुझे भेजना चाहती थी, आज मैं उसी आश्रम की सबसे बड़ी दानदाता हूँ। नैतिक शिक्षा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि आंख बंद करके भरोसा करना कभी कभी अंधेपन से ज्यादा खतरनाक होता है। अपने माता पिता या सास ससुर को पुराना फर्नीचर मत समझिए। वो नींव है जिस पर आपकी इमारत खड़ी है। अगर नींव हिलाओगे तो मलबा तुम्हारे ऊपर ही गिरेगा। और बुजुर्गों के लिए भी एक सीख है, अपना सब कुछ अपने जीते जी बच्चों के नाम मत कीजिए। आप अपने पास शक्ति और संपत्ति तब तक रखिए जब तक आपकी सांस चल रही है, क्योंकि कलयुग में कई बार बच्चे माँ बाप को नहीं, अपनी जेब को प्यार करते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी अपने आसपास ऐसी कोई घटना देखी है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। शायद किसी और सावित्री देवी का घर टूटने से बच जाए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखें और सतर्क रहें। धन्यवाद। स्क्रीन पर अगला वीडियो, विधवा माँ ने बेटे को कलेक्टर बनाया, बदले में मिला वृद्धाश्रम का टिकट। देखिए फिर माँ ने क्या किया।